दोस्तों, नितिन नवीन जी ने ऐसे तीन दांव खेल दिया जिसके सामने पूरा लेफ्ट कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है अभी हिल गया है। और सबसे बड़ी बात है 2029 के चुनाव जो लगभग थोड़ा मुश्किल लग रहा था भाजपा के लिए, उसका सारे इंतजाम अभी हो गया है। ये सवाल कल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, भाजपा हमेशा क्यों इलेक्शन जीतता है। हर हारे हुए इलेक्शन भी भाजपा अपने तरफ ऑलमोस्ट कर लेता है। कैसे? कौन सा फॉर्मूला से? ऑपोजिशन पूछता है तो ऑपोजिशन बोलता है कि भाई ये ईवीएम हैक करता है। और जो भाजपा का सपोर्टर है वो बोलता है कि नहीं, भाजपा ऐसे एक पार्टी है जो 365 24 आवर्स यहाँ पर इलेक्शन मोड में रहता है, और वही है इसका राज, इसका सक्सेस का राज। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो भाजपा का सबसे खासियत है कि भाजपा जब गलती करता है उस गलती से सीखता है, और उस सीखने के बाद उस गलती को कैसे सुधारना है वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेता है। और नितिन नवीन जी का ये तीन मूवमेंट उसके तरफ ही इशारा कर रहा है, जो 2029 का रास्ता शायद भाजपा के लिए एकदम ग्रीन सिग्नल वाला कर दिया। कैसे? वही आज पूरा इस वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, जैसे एक्सपेक्टेड थे, नितिन नवीन जी ने कल नए कमेटी का घोषणा कर दिया। अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ये कभी भी हो सकता है। कुछ राज्यों का इलेक्शन था इसलिए थोड़ा रुक गए थे, और उसके बाद ये होना तैयार था। और उसके बाद जो जो नाम सामने आया अब तक आपको मालूम पड़ गया। मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो सिलेक्शन हुआ उसके पीछे जो रीजन है और वो जो आगे भाजपा को पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, वही वाला आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट लाने वाला हूं। और नितिन नवीन जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है उनका जो आईटी सेल है, वहां से लंबे टाइम तक वहां पर काम करने वाला अमित मालवीय जी को वहां से हटा देना, और वहां पर दीपक मास्के जी को वहां पर लेके आना। क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया? बहुत सारे लोग बोल रहा था कि अमित मालवीय जी सक्सेस नहीं दे पा रहा था इसलिए हटा दिया, नए चेहरे का जरूरत है। इस चीज को ऐसे दिशा में मत देखिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी काम किसी को देता हो तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, लेकिन उस सैचुरेशन पॉइंट से आपको नए दिशा में जब सोचना होता है तब नए थॉट का जरूरत होता है। तो इसलिए अमित मालवीय जी फेलियर थे और कोई नए लोग को लाना पड़ा, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा को ये 3 साल किस किस चीज के साथ लड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, एआई के थ्रू अभी फेक कंटेंट बनाया जा रहा है, और उस फेक कंटेंट से पूरा जो गेम है वो पलटने का कोशिश किया जा रहा है। हाल फिलहाल में जितना भी चीज हुआ है, छोटा सा इंसिडेंट को भी इतना बड़ा चढ़ा के एआई के थ्रू ऐसे कर दिया है कि लोगों के मन में भी अभी डाउट होना है। अभी ये फेक नैरेटिव जो बनाने वाला है उसके खिलाफ लड़ना है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, मेन टारगेट है सोशल मीडिया। अभी का जो वार फ्रंट है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब ये ऑनरेबल सीजेआई ने एक मंतव्य किया था कॉकरोच को लेकर, इमीडिएटली कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हो गया ऑनलाइन में। लाखों करोड़ों सपोर्टर उसको मिल गया है, और वो ऑनलाइन सपोर्टर को लेकर फाइनली वो मैदान में उतर के ऐसे आंदोलन खेलना चालू किया। अभी लाल किला से हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो दिमागी नक्सल वाला बात कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग को रीडिफाई कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर नए एक पेज खोल गया दिमागी नक्सल पार्टी, और वहां पर भी आप देखो लाखों करोड़ों ऑनलाइन सपोर्टर मिल रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? एक्चुअली ये सब के पीछे भयंकर विदेशी फंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉट आर्मी है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो सब यूज करके ऐसे प्रोपागेंडा बनाया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ फेलियर, भाजपा इज अ फेलियर, भारत में सब कुछ खराब चल रहा है। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये जो राहुल बाबा है, ये लोग अगर वापस आ जाएंगे तो भारत में सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। एक्चुअली अच्छे हो जाएंगे जो भारत के बाहर बैठे हैं और भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, भारत के ऊपर दादागिरी करना चाहता है उन लोगों का। और वो सारे जो गेम चल रहा है तो उसके हिसाब से खेलना होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये एआई के थ्रू जो फेक प्रोपागेंडा बनाया जाएगा, फेक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा, उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल आर्मी का ज़रूरत है जिसके साथ ये फाइट करना पड़ेगा, और फिर ये जंग जीत सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आप देख लीजिए, भाजपा ने यहाँ पर डिजिटल योद्धा ऐसे करके या डिजिटल वॉरियर ऐसे करके कुछ तो डिजिटल आर्मी बना लिया था, जो तृणमूल कांग्रेस का ये जो फेक नैरेटिव है उसके साथ लड़ा।
जम के लड़ा और उसका रिजल्ट क्या है सबके सामने है। तो ऐसे ही अभी सारे फ्रंट में एआई, जेनजी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज के काम करना है। और उसके लिए जो एक्सपर्ट है, जो इसमें ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको ही लाना है, उसको लीडरशिप पोजीशन में लाना है। और इसलिए इतना बड़ा डिसीजन है। तो इसके मतलब जिस मैदान में ऑपोजिशन अभी खेलने का सोच रहा था, उस मैदान में अभी अपने सबसे ताकतवर प्लेयर को मैदान में खड़ा कर दिया नितिन नवीन जी। तो वहां पर वो बंगाल के भाषा में आपको बोल सकता है, खेला होबे, जबरदस्त खेला होबे। उससे भी बड़े बात है अनिल बालूनी जी को वापस मीडिया इंचार्ज करके लाना। पहले भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो थे, बट अभी अभी फिर से उसको लेके आना है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ये मीडिया हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होने जा रहा है। अगले 3 साल तो मीडिया में बहुत वारफार होने वाला है। स्पेशली ये जो FCRA का बिल है, जिसको लाने का इतना कोशिश किया जा रहा है, और ऑपोजिशन किसी भी हाल में इसको रुकाने का कोशिश कर रहा है। बस केवल अपोजिशन, ये जो लेफ्ट कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ये जो गलत इतिहास पर आ रहा है, वो सारी चीज को लेकर अभी लड़ना है। और इसके लिए मीडिया एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात है, ये FCRA अगर बंद हो जाता है, ये FCRA लागू हो जाता है, तो ये सारे जो चैनल मीडिया है उसका भी बहुत सारे फंडिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको देखते हैं ना, चाइना से कैसे फंडिंग आता है, बाहर से कैसे फंडिंग आता है, और लोग एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो वो सारी चीज बंद होने वाला है। ऊपर से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो इतने दिनों से चले आए जो हिस्ट्री है, जो गलत इतिहास है, जो लोगों के दिमाग में दूसरा कुछ भ्रम पैदा कर रहा था, उसको बदलने का कोशिश कर रहा है। और अगर ये सच में होता है तो इसका ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम हिल जाएगा जड़ से। तो यहाँ पर भयंकर जंग छेड़ने वाला है। और इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए अच्छे एक मजबूत टीम चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी को एक एक्सपीरियंस लोग ही संभाल सकते हैं। इसलिए अनिल बलूनी जी को वापस लाना एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है मालूम है? विनय तावरे जी और सुनील बंसल जी को पूरा मिडफील्ड संभालने दिया। कोर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में यहां पर उसका संगठन में और भी अहम गुरुत्वपूर्ण दायित्व मिला यहां पर। क्यों? क्योंकि देखिए हर राज्य का जो इलेक्शन होता है, इधर तो विनय तावरे जी और नहीं तो सुनील बंसल जी, ये दोनों को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। और ये दोनों हर नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ता है। जैसे बंगाल पकड़ लीजिए, सुनील बंसल जी को अहम भूमिका था वहां पर, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, और सामने तृणमूल कांग्रेस है, उसके पीछे पूरा लेफ्ट कांग्रेस, सारे मुस्लिम लीगों का सपोर्ट है, उस जंग में भाजपा जीत सकता है, जहां पर भाजपा संगठन ही नहीं है। लेकिन वहां पर ही होता है इलेक्शन स्ट्रैटेजी, जो सुनील बंसल जी ने किया, और बाकी बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हेल्प किया, और फिर फाइनली वो एग्जीक्यूट हो पाया है। तो इसके मतलब आपका जो कोर स्ट्रेटजीज है, मेन स्ट्रेटजीज है, वो जो मिडफील्ड में एकदम मिडफील्ड जनरल करके रख देना उनको, वही पूरा गेम सेट करेंगे, कैसे होगा, नैरेटिव क्या होगा, काउंटर नैरेटिव कैसे करना है, सब कुछ करना। ये मेन प्लेयर को आप बिल्कुल ही मत हिलाओ, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जाते हैं। और ये एक बार हो जाता है तो मतलब बाकी सारे को भी ये मैसेज जाने वाला है, आप काम करो पार्टी के लिए। तो आपका जो पोजीशन है वो मजबूत होने वाला है। आपको मांगने का जरूरत नहीं है, पार्टी आपको ठीक जगह में पहुंचा देगा। और ये वाला डिसीजन सबसे अच्छा डिसीजन हुआ। लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है मालूम है? भाजपा ने अपना वोट बैंक बनाने का एक नया स्ट्रेटेजी ले लिया। ये जो जैन जी है, जो लगता है कि भाजपा के अगेंस्ट है, उसको ही अपना वोट बैंक बनाने का एक स्ट्रेटेजी ले लिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो जैन जी है, इसने नरेंद्र मोदी का जमाना ही देखा, इसके आगे पीछे उसने कुछ नहीं देखा। कांग्रेस जमाने में देश का क्या हाल हो गया था, यहाँ पर कैसे करप्शन एकदम टॉप लेवल में पहुंच गया था, सिस्टमेटिक करप्शन कैसे होता था, देश कैसे बाहर के लोगों के हाथ में ऑलमोस्ट चले गए थे, कैसे भारत को पूरा कंट्रोल बाहर से होता था, ये सब कुछ इन लोगों को मालूम नहीं है। ये क्या देखा? ये बस नरेंद्र मोदी का 12 साल देखा, और वहां पर इन लोगों को जो बाहर से फीड किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये आंदोलन आंदोलन खेलते हैं। और ये जब करते हैं तो सरकार को कभी कभी स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ता है, और ओवरऑल जो जेएनजी है वो अगेंस्ट मोदी, ऐसे एक नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जाता है। अब ऑब्वियसली ये अगर हो जाता है तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी बात है, उसके वोट बैंक बढ़ने वाला है। लेकिन भाजपा वही करता है जो किसी ने सोचा नहीं था।
कि जहां पर मेरा वोट बैंक नहीं है, जो मेरा खेलने का मैदान नहीं है, उस मैदान में उतारना है और उस मैदान में ही खेलना है। और इसलिए ये आईटी, सोशल मीडिया, मीडिया सारे जो टीम है वहां पर इतना एक्टिविटी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक लगभग हमारा एगेंस्ट में है, तो अपोजिशन वो पकड़ के कैलकुलेट कर रहा है, और वही वोट बैंक को वापस अगर हमारे पास लेके आ जाता है तो कैसे चलेगा। और ये सोच जो है ये कोर स्ट्रेटेजी से ही आता है। इसलिए बोला विनोद तावड़े जी और सुनील बंसल जी को इस टीम में रहना और वो कोर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करना, ये बहुत ही अच्छे होने जा रहा है भाजपा के लिए। वही वाला यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। लेकिन और एक चीज जो भाजपा ने इस बार कर दिया, वो शायद यूपी का गेम भी चेंज कर देगा। देखिए, बांकीपुर इलेक्शन के बाद ये तो तैयार हो गया कि भाई उच्च वर्ण का वोट बैंक है, जो अपर कास्ट है, वो थोड़ा नाराज है, और उस नाराजगी को अखिलेश यादव अभी पूरा इनकेस करने का कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का जो कोर वोट बैंक है उसमें से अगर ये ब्राह्मण वोट बैंक निकल जाता है और वो सीधे अखिलेश यादव के पास चले जाता है, ऑलरेडी उसके पास यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, तो इक्वेशन पूरा उनके तरफ हो जाएगा और यूपी में भाजपा हार जाएगा। बहुत सीधी इक्वेशन कर लिया है अखिलेश यादव ने। लेकिन ये जो मेरा ब्राह्मण वोट बैंक है जा रहा है, उसको वापस कैसे लाना है, क्या दिक्कत है, कैसे डिस्कशन करना है, उसमें तो पूरा काम कर देगा भाजपा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर और भी है कि तुम्हारा जो कोर वोट बैंक है वहां पर भी हम छेद करने वाला है, और इसलिए जो मुस्लिम वोट बैंक है, एकदम डेडिकेटेड वोट बैंक है ऑपोजिशन के लिए, ये सोच रहा है वहां पर अभी वो वाला वोट बैंक खुद के तरफ लाने के लिए पूरा कोशिश शुरू हो गया है। इसलिए दो नाम सामने आया कल, एक तो है तारिक मंसूर जिसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और दूसरा है कुंवर बशीर अली जिनको जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसको संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और सबसे बड़ी बात है दोनों ही यूपी से है, तो ये जो इक्वेशन है ये पूरा यूपी का इलेक्शन को देख के ही ये इक्वेशन बनाया गया है, ये तो पूरा क्लियर हो गया। क्यों यूपी इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, यूपी हमेशा से हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। बहुत दिन बाद ऐसे हुआ कि लगातार 2 बार वहां पर सरकार बना भाजपा का। लेकिन इस बार क्या हैट्रिक होगा? देखने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन अगर ये हैट्रिक हो जाता है तो ऑपोजिशन भी जानता है कि 2029 का चुनाव वही दिन वहां पर वो हार जाते हैं, और अगर ये हैट्रिक को रुका देता है तो क्या प्रोपेगेंडा चला सकते हैं कि देखो 2024 में ये भाजपा का गवर्नमेंट जो है यूपी ने रिजेक्ट किया था, इसलिए उसका आसन कमा था, और उसके बाद 2027 में आके उसको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इसके मतलब यूपी का मूड मतलब पूरा देश का मूड, यहां पर लोग भाजपा को रिजेक्ट कर दिया तो पूरे देश का जनता भाजपा को रिजेक्ट करने वाला है। 2029 में आप ऑपोजिशन के लिए वोट करो। तो ये वाला जो नैरेटिव है ये गेम चलाने का बहुत कोशिश करेंगे, और इसलिए ये उत्तर प्रदेश जितना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कोई भी कसूर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा जो कोर वोट बैंक है उसको तो अच्छे से डिफेंड किया ही जाएगा, लेकिन जो हमारा अच्छे कोर वोट बैंक नहीं है वहां पर भी अभी वोट बढ़ाने का कोशिश करना पड़ेगा, और इसलिए ये माइनॉरिटी वोट बैंक इतना अहम हो गया है। लेकिन भाजपा का सबसे खासियत जो है वो आखिर में ही आके साबित हो जाता है। भाजपा का सक्सेस का राज हमेशा से रहा है कि हमेशा टॉप में एक्सपीरियंस को रखो, लेकिन उसके साथ नए खून, नए ब्लड, उसको भी यंग जनरेशन को भी यहां पर लेके आना है। आप एकदम पहले दिन का स्टोरी देख लीजिए, जब भाजपा का स्थापना हो रहा है, जब वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सामने से नेतृत्व देने का बात कर रहे हैं, तब उनके साथ कौन जुड़ रहा है? प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी। मतलब ये नवीन और प्रवीण एक साथ काम करना, ये भाजपा का सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा खासियत है। इसलिए हमेशा नेक्स्ट जनरेशन का लीडरशिप यहाँ पर तैयार हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर भी आप देखिए इतने सारे चेंज, इतने सब कुछ हुआ, लेकिन साधारण संपादक संगठन ओजीएस पोस्ट जो बोलता है, बीएल संतोष जी जैसे सीनियर लोग, उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है। तो इसका मतलब ये बैलेंस, ये संतुलन कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे। एक साइड में एक्सपीरियंस की जरूरत है, दूसरे साइड में जो नए जमाना है, नए सोच के साथ है, उसको भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, और दोनों का मिक्सिंग अच्छे होगा तो सारे जो रोड ब्लॉक है वो खुल जाएगा, और वही होने वाला है। तो इसलिए 2029 के रास्ता जो थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा था, वो पूरा ग्रीन सिग्नल भरा करने के लिए जो अहम स्टेप लेना जरूरी था, वही नितिन नवीन जी आखिर में ले लिया।
तो उनका कॉमेडी जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन जिस सोच के साथ, जिस शांत दिमाग के साथ ये पूरा प्लानिंग किया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।